ये कौन जिला का है? ये पटना का है। ये चला पटना जिला का क्वेश्चन है जो आपकी सेवा में उपस्थित है। जिला भी डलवा दिया गया है ताकि आप ये ना कहें कि सर मेरे जिला का नहीं था, मेरे जिला का नहीं है। पटना वालों ये क्वेश्चन था। हवा में ध्वनि का वेग जो है 22 डिग्री सी पर था क्वेश्चन। हवा में ध्वनि का वेग कितना था? 22 डिग्री सी पर या 22 से 25 डिग्री सी पर 331 मीटर पर सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग अगर नॉर्मली पूछेगा 331 मीटर पर सेकेंड होता है, या इसका सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ये होता है। पटना वालों तुम्हारा ये क्वेश्चन है, देख लो। हवा में ध्वनि का वेग ये होता है 332 मीटर पर सेकंड। सेकंड 31 नहीं रहेगा तो 332। हम पीछे भी पढ़ाएं, चला कितना बार पढ़ाएं। निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0। निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0। अगर ये नहीं पूछा तो आपको क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्त मेरे? क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग जो होता है वो होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। कहां पर? निर्वात में। निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 गुना 10 पर पावर कितना होता है? 8 मीटर पर सेकंड। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस सब को छोड़ दीजिए। हम एक लाइन जो आपको लिखाते हैं बढ़िया से समझिएगा। हम इसका पूरा, इसके खानदान में जितना क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं, बढ़िया से समझ लीजिए क्या क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एक तो पूछेगा ध्वनि का वेग, एगो पूछेगा ध्वनि का वेग। ध्वनि का वेग होता है 331 मीटर पर सेकेंड, और 331 मीटर पर सेकेंड होता है। और ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की अगर हम बात करें, अगर पूछे तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। बाद बाकी कुछ भी पूछे दोस्त मेरे, तो उसका वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, और सब का सब अनुप्रस्थ है। कल भी हम बताए थे आपको, सब का सब अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ है मतलब 90 डिग्री है। अनुप्रस्थ है मतलब कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अनुप्रस्थ है मतलब एकदम एक से बाहर नहीं जाएगा, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है मतलब कैसा है? लंबवत है। और यह अनुदैर्ध्य है मतलब कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री है मतलब कैसा है? समानांतर है। 0 डिग्री है मतलब कैसा है? समानांतर है। ध्वनि का वेग की अगर हम बात करें तो 331 मीटर पर सेकंड है, अनुदैर्ध्य है, 0 डिग्री समानांतर। बाद बाकी 3 गुना 10 पर पावर 8, अनुप्रस्थ 90 डिग्री लंबवत। अनुप्रस्थ 90 डिग्री लंबवत। अब देख लो, चला एक चीज और अगर हम बात करें तो ध्वनि का वेग के बारे में पूछेगा। निर्वात में कितना? ध्वनि का वेग निर्वात में होता है 0, और ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। इतने पूछेगा, ये अल बल नहीं पढ़ना है, इतने पढ़ना। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अब बाद बाकी में देखो क्या क्या आता है। बाद बाकी में प्रकाश तरंग आता है, बाद बाकी में विद्युत धारा आता है, बाद बाकी में गाये पौधरी और सूर्यदी आता है, गाए पौधरी और सूर्यदी आता है। गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक सूक्ष्म रेडियो दीर्घ आता है। लग गया? गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ आता है। ये प्रकाश और धारा, इस सब का वेग 3 गुना 10 पर पावर 8, अनुप्रस्थ तरंग 90 डिग्री लंबवत। और ध्वनि का वेग दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि का वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। और चला पटना बोर्ड का क्वेश्चन अभी हम थोड़ा करवा रहे हैं। पटना जिला का जो क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। हो गया? जल्दी लिख। ध्वनि का वेग 331, ध्वनि का वेग निर्वात में 0, ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ चला, ये क्वेश्चन हम थोड़ा पहले भी बताए थे। देखो बेगूसराय वाला एक बच्चा पूछ रहा है कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सी पर गर्म करते हैं, कितना डिग्री सी पर गर्म करते हैं? 100 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये बेगूसराय वालों को पूछा था। जिप्सम पर CaSO4 इंटू, कल भी इस पर बात किए थे, 2H2O। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये चला बेगूसराय वालों को
पूछा था, जिप्सम को 100 डिग्री सी पर गर्म करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जिप्सम को 100 डिग्री सी पर गर्म करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। अब देखो चलते हैं हम लोग आगे, कल भी हम बताए थे, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला कहता है शैवाल और कवक किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। शैवाल और कवक थैलोफाइटा में आते हैं। और शैवाल और कवक लाइकेन जो है दोस्त मेरे, लाइकेन के बारे में पूछेगा तो लाइकेन शैवाल और कवक का मिश्रण है। शैवाल प्लस कवक का मिश्रण है। और लाइकेन जो है प्रदूषण सूचक भी है। लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन प्रदूषण सूचक भी है। लाइकेन प्रदूषण सूचक भी है। और कौन गैस का सूचक है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है। एगो अल्कोहल सूचक जो है, जिससे अल्कोहल की टेस्टिंग होती है, जो पुलिस लोग करता है, उसके लिए हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए हम लोग डाइक्रोमेट कंपाउंड का प्रयोग करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 की टेस्टिंग के लिए हम लोग लाइकेन का उपयोग करते हैं। लाइकेन शैवाल और कवक का मिश्रण है। और शैवाल और कवक किस वर्ग में आते हैं? थैलोफाइटा में आते हैं। कवक और शैवाल किस वर्ग में आते हैं दोस्त मेरे? थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं। लाइकेन शैवाल प्लस कवक है, प्रदूषण सूचक है। लाइकेन CO2 SO2 की सूचना देता है। अल्कोहल पोटेशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड से अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। हो गया? अरे हो गया, जल्दी लिख। लाइकेन शैवाल और कवक, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं दोस्त मेरा। अल्कोहल की अगर हम बात करें, डाइक्रोमेट कंपाउंड जो होगा वो अल्कोहल की सूचना देगा। वैसे नहीं कहता मुंह फंसा कहता फूकने के लिए, तो दुए को सूचना पूछता है। दुए को सूचना पूछता है दोस्त मेरे, एगो प्रदूषण सूचक लाइकेन, एगो अल्कोहल सूचक डाइक्रोमेट। आई चला तोरा पूछ दिया है। शुष्क बर्फ देख लो पटना वालों, पटना जिला में ये क्वेश्चन था शुष्क बर्फ के बारे में। CO2 कितना बार हम चला तोरा बताए थे, अब बोले थे ही पूछवे करेगा, एकदम लिखा हुआ होगा, तुम अगर क्लास रेगुलर कर रहा होगा। शुष्क बर्फ, इसी को चला चूने के पानी को दुधिया करते हैं। चूने के पानी, चूने का पानी दुधिया हो जाता है। 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 चूने का पानी क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। शुष्क बर्फ, चूने का पानी क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। शुष्क बर्फ। CO2 आग बुझाने में भी काम आता है। आग बुझाने में भी काम आता है। आग बुझाने में काम आता है। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। CO2 अम्लीय होता है। CO2 अम्लीय होता है। CO2 क्या होता है दोस्त मेरे? अम्लीय होता है। CO2 क्या होता है दोस्त मेरे? अम्लीय। शुष्क बर्फ है, चूने के पानी की दुधिया हो जाता है। आग बुझाने में इसका उपयोग करते हैं, अम्लीय होता है। एक और पूछेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिजली से लगी आग बुझाते हैं। बिजली की आग बुझाते हैं। बिजली की आग बुझाते हैं। बिजली की आग बुझाते हैं। इस सब चला तुमको क्वेश्चन देख लेना, पीछे जो करवाए हैं 15 दिन में 3 बार करवाए होंगे। उसके बाद आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछेगा, CFC। ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का क्षय इसी से होता है। ओजोन परत का क्षय इसी से होता है। देख लो, CO2 को शुष्क बर्फ, चूने के पानी को दुधिया करता है, आग बुझाने में अम्लीय। CTC, बिजली की आग बुझाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन का परत, ओजोन परत का क्षय इसी से होता है। ओजोन परत का जो क्षय है वो इसी से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन परत का क्षय इसी से होता है। कोई फूल देकर जीता है, मैं झा सर को देखकर जीता हूं, मेरे साइंस के धड़कन। क्या बात है। देख लो चला, शुष्क बर्फ CO2, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तुम्हारा। पटना जिला का है, चूने के पानी को दुधिया कर देता है, आग बुझाता है, अम्लीय है। CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिजली से लगी आग बुझाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का क्षय के लिए जिम्मेवार है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक बच्चा लिखता है, सर 1600 आपका 1600 PDF वाला क्वेश्चन से लड़ा था क्वेश्चन। वेरी गुड, यही सब बोलोगे चला तब ना हमरो लोग देखेगा। तो और आपका 1600 क्वेश्चन वाला PDF से लड़ा क्वेश्चन, बहुत बहुत धन्यवाद चला जी। हम कभी नहीं वो लड़ सकता है, हम पहले ही बोल दिए थे कि ऐसा नहीं है कि 1600 क्वेश्चन आपको हम पढ़ा देंगे और आपका काम हो जाएगा या आप पढ़ लीजिएगा। तो एकदम पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना होगा।
देखो चला ई क्वेश्चन, CO2 शुष्क बर्फ है, चूने के पानी को दूध दिया, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। CTC बिजली से लगी आग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत का क्षय। आ जाओ इधर, ये तो तू बना देगा, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन था। यदि वेग को तुगुना कर दिया जाए, कल बताए हुए थे हम, ये तीनों को फॉर्मूले है, P बराबर M इंटू भी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और P स्क्वायर बाई 2m। अब क्वेश्चन मामला है, यदि वेग को दुगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? अगर इसको दुगुना कर देंगे तो 4 गुना होगा। कल लो हम बताए थे, कल क्वेश्चन पूछा था P बराबर M इंटू भी, और वहां क्वेश्चन था इसको दुगुना कर देंगे, इसको आधा कर देंगे, तभी कितना गुना होगा। तो देखो हम कल बताए थे कि या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा, या तो ये पूछेगा। देखो ये क्वेश्चन, ये तो पूछा कल वाला सेट में, ये कल बताए थे कि पूछ सकता है, देखो आज वाला सेट में ये पूछ दिया है, यदि वेग को तिगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितना गुना? ये तिगुना कर दोगे 9 गुना हो जाएगा, इसको तिगुना कर दोगे कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। आंसर 9 गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा। देखो कल पूछा था तुमको क्वेश्चन कि अगर इसको P बराबर इसको दुगुना कर देते हैं और V को 4 गुना कर देते हैं, तो इसको अगर काट देंगे तो 1/2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कल के सेट में था ये क्वेश्चन, हो गया। अब अगर तुमको कह दे, बताओ ये संवेग है, P संवेग है, M द्रव्यमान है, M वेग है, V M द्रव्यमान है, V वेग है, H ऊंचाई है। अब बताओ अगर संवेग को दुगुना कर देंगे तो कितना गुना होगा? 4 गुना। वेग को दुगुना करेंगे 4 गुना, इसको दुगुना कर देंगे तो ये दुगुना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पटना बोर्ड का क्वेश्चन है। चला ये तो सब मार देगा, ये तो हम पूरा डिटेल में तोरा पढ़ाए थे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन? एगो है प्रोटियम, एगो है प्रोटियम, एगो है दोस्त मेरे ड्यूटेरियम, एगो है ड्यूटेरियम, एगो है दोस्त मेरे ट्राइटियम, एगो है दोस्त मेरे ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम की अगर हम बात करें, इसको P11 या H11 से डिनोट करते हैं। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें, इसको D12, इसको दोस्त मेरे D12। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें, इसको करते हैं D12 या इसको हम लोग करते हैं H12। इसको कहते हैं ट्राइटियम, T13 या H13 के नाम से जानते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की अगर हम बात करें तो ये मामला होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देख लो, चला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में इसको हम लोग नवजात हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, नवजात हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नवजात हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें न्यूट्रॉन का मान 0 होता है, चूंकि 1 में से 1 गया 0। ड्यूटेरियम, इससे भारी जल का निर्माण करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, भारी जल का निर्माण करते हैं, भारी जल का निर्माण करते हैं। ट्राइटियम की अगर बात करोगे, यह एकमात्र रेडियो सक्रिय है, ये एकमात्र दोस्त मेरे रेडियो सक्रिय है, ये एकमात्र रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हो गया? तोरा पटना बोर्ड का क्वेश्चन था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम क्या है? ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। सबसे अधिक समस्थानिक है पोलिनियम का, सबसे अधिक समस्थानिक जो है पोलिनियम का है। सबसे अधिक समस्थानिक किसका है दोस्त मेरे? पोलिनियम का है, 27। सबसे अधिक समस्थानिक पोलिनियम का है, कितना है? 27। देख लो, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 गो है। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, भारी जल का निर्माण होता है D2O से। ट्राइटियम इस रेडियो सक्रिय है, एकमात्र हाइड्रोजन का समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय है, और कहते हैं सबसे अधिक समस्थानिक जो है पोलिनियम का है। अच्छा, ये अगर पूछा है दोस्त मेरे, इसका मतलब समस्थानिक से क्वेश्चन पूछेगा, इसको नोट कर लो। एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये सब चला। आई मेरा नहीं, इसमें कोई नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन नहीं था, ये नहीं कह सकते हो तुम, ये कंप्लीट क्वेश्चन था और ये बच्चों ने लिखा है इसको। आ जाओ इधर अगला में। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन और पूछेगा, समस्थानिक में जल्दी से तुम लोग बता दो, समान क्या होता है? समस्थानिक में समान क्या होता है? परमाणु संख्या या परमाणु भार। जब भार समान होगा, परमाणु भार समान होगा तो उसको समभारिक कहते हैं।
परमाणु संख्या समान होगा उसको समस्थानिक कहते हैं। बताओ आंसर क्या होगा? समस्थानिक में क्या समान होता है? परमाणु संख्या की परमाणु भार। व्हाट इज आंसर? एकदम पूछवे करेगा। परमाणु संख्या पूछे या प्रोटॉन की संख्या पूछे? प्रोटॉन की संख्या पूछे, दोनों में से कोई एक पूछेगा। समस्थानिक में समान क्या होता है? जल्दी से बता दो। समस्थानिक में समान क्या होता है? परमाणु संख्या की प्रोटॉन की संख्या। व्हाट इज आंसर? समस्थानिक में समान क्या होता है? परमाणु संख्या की प्रोटॉन की संख्या। व्हाट इज आंसर? परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। अगला, लोहा का बुरादाई। चला, खूब पूछा, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा था, हम थोड़ा लिखा भी दिए थे कि बाबू रे इतने रिएक्शन पूछेगा, और उस दिन ही भी बताए थे कि बीपीएससी टीआरई में पूछा है। देखो तोरो पूछ दिया। लोहा का बुरादा HCl, Fe जब HCl से अभिक्रिया करता है तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। आयरन क्लोराइड का था, लोहा का बुरादा जब HCl से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड देगा। यही क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3.0 का क्वेश्चन है, टीआरई 3.0 का भी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन चला, इसलिए ना क्योंकि एनसीईआरटी में ये इकलौता रिएक्शन दिया हुआ है। हम कितना बार बोले थे बाबू रे पूछ सकता है, और लिखा भी दिए हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म कीजिएगा, एकदम आप देखिएगा, हम जो क्लास लिए हैं जब रिएक्शन लिखाए हैं ना, तो ये भी रिएक्शन लिखा के बोले थे कि बाबू रे देखो आज पूछा है बीपीएससी टीआरई में, अब देखो तोरो पूछ दिया। उसके बाद अगर तुमको पूछेगा N2H2 से अभिक्रिया करेगा आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और ये NH3 दे देगा, और ये हेबर विधि से अमोनिया बनाने का विधि है। हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण है, ये हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण है। ये चला, बीपीएससी टीआरई का भी क्वेश्चन है, तोरो क्वेश्चन है पटना बोर्ड का। देखो बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है? सर 7 को मेरा भी भाई ने एग्जाम दिया है, और वो बता रहा था कि साइंस का क्वेश्चन सबसे ज्यादा था, जीके का बहुत कम था। अच्छा, ये हर सिटिंग में अलग अलग है, किसी में कम किसी में ज्यादा, उस पर नहीं जाना, वैसे तैयारी नहीं होता है। चला, वैसे तैयारी नहीं होता। ये 3 रिएक्शन तुम याद रखो, तीनों रिएक्शन पूछेगा कि इसका कम उसका ज्यादा, ऐसे तैयारी नहीं करना है दोस्त मेरे। आपका कोई भी कम कोई भी ज्यादा हो सकता है अगर क्वेश्चन फिक्स नहीं है। बता दो इसका आंसर क्या होगा? नारियल की छाल किस उत्तक का बना होता है? स्क्लेरन काइमा का, इसीलिए तो वो कठोर होता है। अब कहता है दोस्त मेरे कि अगर जब गुरुत्वाकर्षण बल के बीच, देखो ये हम बोले थे कि एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है इसलिए ही पूछेगा, हम पढ़ा भी दिए थे बाबू को, सोना को, हम बोले थे एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है इसलिए यही पूछेगा। देखो पूछ भी दिया। अगर तुम क्लास किया होगा दोस्त मेरे, तो ये क्वेश्चन F बराबर G m1m2/r², हम तुमको पीछे पढ़ाए हैं। हम बोले थे बाबू रे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसलिए पूछेगा, एकदम चला देखो पूछ दिया है। कोई अगर बच्चा पढ़ा होगा, बाकी लोग कुछ मत टाइप करना, अगर कोई बच्चा ये पढ़ा होगा और हम बोले थे कि एनसीईआरटी में इकलौता ही क्वेश्चन है और तुमको याद है, तो अगर एक भी बच्चा टाइप कर देगा चला, तो हमारी बात की सत्यता की जांच हो जाएगी। हम ये पढ़ाए थे कि हम बोले भी थे कि एनसीईआरटी में इकलौता ही क्वेश्चन है पूछेगा, देखो यही पूछ दिया। क्योंकि चला एनसीईआरटी कंप्लीट फॉलो होता है, कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो होता है, और एससीईआरटी यही दोनों फॉलो होता है। उसकी जानकारी अगर टीचर को नहीं है ना, वो टपट पढ़ा देगा, तोरा पता नहीं चलेगा क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन इकलौता है, एनसीईआरटी खोलना तोरा मिल जाएगा। एनसीईआरटी देख लो, बहुत सारे बच्चे 8 टाइप कर रहे हैं, देख लो तुम्हारे सामने में प्रूफ है, बहुत सारे बच्चे 8 टाइप कर रहे हैं। हम बोले थे एनसीईआरटी में इकलौता ही क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, इसलिए हर एग्जाम में पूछता है। देख लो तुम्हारे सामने 8 टाइप किया हुआ मिल जाएगा, जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा है। जब गुरुत्वाकर्षण बल के बीच की दूरी को आधा किया जाए और द्रव्यमान अस्थिर रखा जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? इसको आधा कर दोगे, इसको आधा कर दोगे तो F नया बराबर क्या हो जाएगा? G m1m2। हम बोले थे कि बाबू रे एनसीईआरटी में इकलौता ही न्यूमेरिकल है इस टाइप का, इसलिए पूछेगा। 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 4G m1m2/r²। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। देख लो तुम्हारे सामने 8 की लरी लगी हुई। इतना बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा। चला, हमको ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम जो पढ़ाए वो पूछा कि नहीं पूछा। देखो थोड़ा साबित करवा देंगे कि हम जो पढ़ाए वो पूछा कि एगो न्यूमेरिकल बोले थे, मात्र एगो न्यूमेरिकल बोले थे, यही पूछेगा, वही पूछा है। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में यही एगो न्यूमेरिकल दिया हुआ है। देख लो
अगर कह रहे हैं पटना बोर्ड का क्वेश्चन है, अभी तक देखो 8 टाइप हो रहा है, अगर इसको आधा कर दोगे, इसको आधा, कभी इसको दुगुना कर देगा, कभी इसको आधा कर देगा, उस टाइप का सवाल पूछा जाता है। हम थोड़ा एक बार और बढ़िया से बता देते हैं, बढ़िया से एक बार और सीख लो, देख लो। चला 8 अभी तक टाइप हो रहा है। एफ बराबर जे पढ़ाएंगे ना, चला साइंस में तो ये समझ लो कि फिक्स है, और आर्ट्स में हम अपने संरक्षण में पढ़वाते हैं, वही पढ़ाइए जो पूछेगा, एक भी फालतू का बात नहीं। एफ बराबर जी m1 बटा आर स्क्वायर। अब अगर कह रहा है इसको आधा कर देंगे तो f1 बराबर हो जाएगा जी m1 m2 अब बटा r बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां से 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा, 4 जी m1 m2 अब बटा आर स्क्वायर, हो जाएगा 4f इज द राइट आंसर। ये कुछ अभी तक देखो लड़का 8 टाइप कर रहे हैं। एक को न्यूमेरिकल बोले थे, चला पूछेगा। अब क्यों बोले थे? हम नहीं बोले थे, वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक को न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी में इसी टॉपिक का। आ जा इधर। जब पेपर को एक हाथ की दूरी पर रखकर पढ़ा जाता है तो दोष होगा। बता चला, एक हाथ की दूरी पर रख के पढ़ा जाएगा। एक है मायोपिया, भी तो हम पढ़ा दिए थे। मायोपिया, मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष होता है ये दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता, दूर का नहीं दिखता। इसका उपचार में कौन सा लेंस लेना होगा? अवतल लेंस से बना चश्मा लेना होगा। हम ये पूरा का पूरा पढ़ा देते हैं। चला, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो दूरदृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता, निकट नहीं दिखता। इसमें जो लेंस लगता है वो कौन लेंस लगता है? उत्तल लेंस से बना चश्मा लगता है। देख लो। चला, अब क्वेश्चन करा, जब पेपर को एक हाथ की दूरी पर रखकर पढ़ा जाता है तो दोष कौन सा है? एक हाथ की दूरी पर रख के पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिख रहा है, एक के हाथ की दूरी पर, इतने दूरी पर रख के पढ़ते हैं। इससे अगर आप एक हाथ की दूरी, एक हाथ इतना हुआ, इतने दूरी पर रखकर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जरा सा दूर की जगह तो नहीं पढ़ पाइएगा। तो इसका मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया। इसका उपचार है अवतल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, निकट का नहीं दिखता, उत्तल लेंस। एक होता है जरा दृष्टि दोष। अगर इतना तक गया है क्वेश्चन तो जरा दृष्टि दोष भी देख लो। सब दोष हम पढ़ा दिए थे। आप बोले थे इसमें उत्तल अवतल दोनों लेंस लगेगा। उत्तल अवतल दोनों लेंस से बना चश्मा, उत्तल अवतल दोनों लेंस से बना चश्मा प्रयोग किया जाता है। देख लो। चला, कहते जरा दृष्टि दोष में उत्तल अवतल दोनों लेंस से बना चश्मा। और अगर कहेगा अबिंदुकता, अबिंदुकता, अबिंदुकता अगर कहेगा तो इसमें बेलनाकार लेंस। और अगर कह देगा कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस इसका कोई उपचार नहीं है, और कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार संभव नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस का कोई उपचार संभव नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करोगे, वर्णांधता जिसको आप कहते हैं, वर्णांधता उपचार नहीं है, उपचार नहीं है। मोतियाबिंद में ऑपरेशन करना होता है, सबको पता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, देख लो उसको बढ़िया से। एकदम चला, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। इतना लिख लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अबिंदुकता में खड़ी और पड़ी रेखा में अंतर नहीं कर पाते हैं। वर्णांधता में तो किसी खास कलर को आप नहीं देख पाइएगा, लाल हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा। और जरा दृष्टि दोष में न निकटे दिखेगा न दूरे दिखेगा। इसमें अब उत्तल अवतल दोनों लेंस से बना चश्मा लगाना होगा। जरा दृष्टि दोष में न निकट दिखेगा न दूर दिखेगा, इसमें उत्तल अवतल दोनों लेंस से बना चश्मा लगाना होगा। जरा दृष्टि दोष में न निकटे दिखेगा न दूरे दिखेगा, इसमें उत्तल अवतल दोनों लेंस से बना चश्मा लगाना पड़ेगा। आंसर जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, इतना से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। भाई देखो, ई चला बताओ, अभी देखो प्रूफ ले लेते हैं। ये कटिहार का है क्वेश्चन, कटिहार का क्वेश्चन है। बताओ कितने लोगों को हम पढ़ाए थे कि MgOH हॉल 2 एंटा एसिड है। अगर दोस्त मेरे हम पढ़ा के आपको भेजे थे, अगर हम आपको पढ़ा के भेजे थे तो एक बार जल्दी से 9 टाइप कर दीजिए।
अगर आप हमसे पढ़े थे और हमने आपको पढ़ाया था कि MgOH हॉल टू एंटा एसिड कहते हैं, एक बार जल्दी से नोट टाइप आप कहिएगा सर सबको A to Z क्वेश्चन चला 90% पढ़ाया हुआ है, 90%। देख लो तुम्हारे सामने प्रूफ आ जाएगा, यही बात पढ़ाए थे और यही पूछा है। हम नहीं कह रहे कि मेरा पढ़ाया हुआ पूछा है, सामने कमेंट बॉक्स चलेगा देख लेना, सामने कमेंट बॉक्स चलेगा देख लेना। एक के वो क्वेश्चन पढ़ाए थे, बाप रे बाप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में MgOH हॉल टू एंटा एसिड है, एंटा एसिड एगो पूछा है, देख लो कमेंट बॉक्स चल रहा है। एंटा एसिड जो एसिड का उल्टा हो, एसिड का उल्टा हो मतलब क्या हो, क्षार हो, और क्षार में दुए को एग्जांपल पूछेगा, एगो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH हॉल टू, एगो NaHCO3 जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। अब बेकिंग सोडा पर भी बहुत सारा सवाल पूछा गया है, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। बेकिंग सोडा का क्या क्या काम है, देख लो कमेंट बॉक्स चल रहा है। ये बोलने की बात नहीं है कि हम फंसा दिए, जे न्यूमेरिकल कहेंगे वही पूछेगा, इसलिए चला कि एनसीईआरटी में वही देल है। बेकिंग सोडा NaHCO3, मधुमक्खी जब डंक, इससे खूब क्वेश्चन पूछा है। मधुमक्खी जब डंक मारता है, मधुमक्खी जब डंक मारता है, मधुमक्खी जब डंक मारता है तो इसी का उपयोग करते हैं। बेकरी उद्योग में इसी का उपयोग करते हैं। दूध को फटने से बचाने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। दूध को फटने से बचाने के लिए, दूध को फटने से बचाने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। मधुमक्खी डंक मारता है तब बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकरी उद्योग में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। दूध के फटने से, जब फटता है तब बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। जितना अकेले पढ़ने में मन नहीं लगता उतना आपका वीडियो देखने में मन लगता है। बहुत बढ़िया, देख लो NaHCO3 बेकिंग सोडा, मधुमक्खी जब डंक मारता है तब इसका उपयोग करते हैं। दूध के फटने से बचाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बेकरी उद्योग में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। आइए वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, वॉशिंग सोडा का क्वेश्चन पूछेगा तो इसको कहते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, दैट इज बेकिंग सोडा। एंटा एसिड जो एसिड का एंटी हो, जिसको हम लोग क्षार कहते हैं, MgOH हॉल टू NaHCO3 बेकिंग सोडा। मधुमक्खी जब डंक मारता है दूध को फटने से बचाने के लिए, आप बेकरी उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। जितना सोडा है सबसे कहेगा कौन सी गैस देती है, तो कहना CO2 गैस देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोडा जितना है सब कहेगा कौन सी गैस देती है, CO2 गैस देती है। सोडा जितना है सब में कौन गैस, CO2। सर आप भगवान है हम लोगों के, बाप रे इतना बड़ा नहीं बनाओ चला। सोडा जो है वो CO2, वॉशिंग सोडा। ऐसा नहीं है चला कि जो हमारे नॉलेज में है वो हम बढ़ा देते हैं आपको, आप फंस जाता है। दोस्त मेरे जो NCERT में है ना, SCERT में, इस सब एग्जाम में वही सेट होता है। हम लोग को चला अब अंदाजा हो गया है कि कहां से, इसलिए हम अपना टीम को भी अपने हिसाब से गाइड करते हैं कि भैया ये पढ़ लो। अब पढ़ने वाले, नौकरी लेने वालों की संख्या 10% है, वही सीरियसली पढ़ते भी हैं। 90% को तो ये लगता है कि कुछ 10 को क्वेश्चन बता दिया, 9 को ग्राम में फंस जाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है दोस्त मेरे। प्रॉपर वे में आप पढ़िएगा तो आपका काम जरूर होगा, और होता ही है, नहीं तो लोग ये काम करना ही छोड़ देते। अगला देखो चला, एगो क्वेश्चन अगर तुमको पूछेगा कि एंटी फ्रीजिंग, एंटी की अगर बात चली है, एंटी फ्रीजिंग, ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है। इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकॉल। और अगर हम एंटा एसिड की बात करें, एंटा एसिड की बात करें तो हम बता ही दिए, जो एसिड का उल्टा हो दैट इज MgOH हॉल टू, और NaHCO3 जो डाइजीन वगैरह होता है चला वो इसी का बनता है। उसके बाद अगर हम एंटी पार्टिकल की बात करें, एंटी पार्टिकल की बात करें तो ये पॉजिट्रॉन, प्रतिकण जिसको कहते हैं, इसको हम लोग पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं। एंटी फ्रीजिंग, एंटा एसिड, एंटी पार्टिकल। एक वो पूछता है एंटी नॉकिंग, एंटी नॉकिंग इसमें है बहुत, लेकिन तोरा हम उतने पढ़ा रहे हैं जो तोरा पूछता है। इसमें होता है टेट्राइथाइल लेड। एंटी नॉकिंग की अगर हम बात करें तो टेट्राइथाइल लेड। जल्दी से लिख लो, जल्दी लिख। जिसका आगे एग्जाम है चला, आप खुद से भी पढ़िए, देख ही रहे होंगे, रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, हम भी आपको पढ़ा देते हैं।
जल्दी लिख। एंटी फ्रीजिंग जो जमने नहीं देता है, एंटासिड जो सीड का एंटी है, क्षार है। एंटी पार्टिकल जो पॉजिट्रॉन है। एंटी नॉकिंग की बात करोगे टेट्राइथाइलेट। एंटी नॉकिंग की बात करोगे टेट्राइथाइलेट। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एंटासिड है। एकदम चला सीधा पढ़ाए थे और सीधा ही क्वेश्चन आया है। हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, बच्चों से बुलवा दिए कि हम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बता चला ये क्वेश्चन पढ़ाए थे कि नहीं? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, बता। फ्लेमिंग का नियम हम पढ़ाए थे कि नहीं? आप तोरे से कहवा लेंगे, देख लेना सही या गलत। फ्लेमिंग का नियम अगर तुम क्लास किया होगा, फ्लेमिंग का एक होता है बायां हाथ का नियम और एक होता है दायां हाथ का नियम। एक होता है दायां हाथ का नियम। दायां हाथ का नियम जनरेटर के लिए होता है और ये ईएमएफ या धारा को की दिशा को बताता है। और बायां हाथ का नियम मोटर के लिए होता है। अब मोटर जो है ये दोस्त मेरे बल या गति की दिशा को दर्शाता है। बल या गति की दिशा को हम बोले थे जनरेटर को दाएं हाथ से स्टार्ट करते हैं, इसलिए जनरेटर में दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए, अब बायां हाथ का नियम मोटर के लिए। अब एक बार देख लो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, ये बाम हस्त नियम है में मध्यमा आई भी बता दिए थे दोस्त मेरे कि चुंबकीय 3 गो उंगली का यूज करते हैं। 3 गो उंगली में अंगूठा सबसे ज्यादा बलशाली है। ये बल और गति की दिशा को दर्शाता है, बल और गति की दिशा को दर्शाता है। उसके बाद है तर्जनी की अगर हम बात करें, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। उसके बाद है दोस्त मेरे धारा या तर्जनी के बाद मध्यमा की अगर हम बात करें, ये धारा या ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है, धारा या ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम मोटर बल या गति की दिशा, दाएं हाथ का नियम जनरेटर ईएमएफ या धारा की दिशा, अंगूठा बल या गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा या ईएमएफ। याद ना रहे ना तो इससे याद रखना सबसे ज्यादा बलशाली अंगूठा होता है, इसलिए अंगूठा बल या गति की दिशा। उसके बाद बीच में ही तीनों उंगली का यूज होता है। अंगूठा ये हो गया तर्जनी, ये हो गया मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा। बीच में करंट है, ये चूंकि करंट चैप्टर है तो बीच में करंट बैठेगा तो मध्यमा धारा या ईएमएफ। अंगूठा सबसे ज्यादा बलशाली है इसलिए बल या गति। तर्जनी जो हो गया ये उंगली, ये चुंबकीय क्षेत्र। अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए, क्योंकि दाएं हाथ से जनरेटर स्टार्ट करते हैं, बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए। इतने क्वेश्चन पूछता है। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम मोटर के लिए है। मध्यमा हमेशा चला धारा या ईएमएफ, चालक के माध्यम से बहने वाली धारा या ईएमएफ की दिशा को दर्शाता है। मध्यमा जब भी होगा, क्योंकि पूरे हाथ में मध्य में करंट है ये बीच वाला, तो इसलिए आंसर हो जाएगा। जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर? मैं आपका पहली बार क्लास कर रहा हूं, जल्दी से आ जाओ। हम आपको दिल दे चुके हैं, आपका दिल हम रख चुके हैं, एकदम आपका दिल हमारे पास है दोस्त मेरे। अब फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए, दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए। एकदम सिंपल है। राइट हैंड रूल से राइट हैंड से जनरेटर स्टार्ट करते हैं, इसलिए राइट हैंड जनरेटर के लिए। अंगूठा सबसे ज्यादा बलशाली है इसलिए बल या गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा बीच में यह धारा या ईएमएफ। आंसर जल्दी लिख, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओहो ला 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 ला। अगला, अल्फा कण क्या है? अल्फा कण क्या है दोस्त मेरे? कल हो था ही क्वेश्चन, कल हम बता भी दिए थे कि पूछ सकता है, देखो है, कल भी बता दिए थे। अल्फा के बारे में हम बोले थे, अगर याद ना रहे ना दोस्त, ऐसे याद रखना, पहले अल्फा तब बीटा, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव। कितना तो सिंपल है, और गामा पर कोई आवेश नहीं होता। देखो पहले अल्फा बाद में बीटा, हम क्या कहते हैं अल्फा बीटा, पहले पॉजिटिव निगेटिव, अल्फा बीटा पॉजिटिव निगेटिव, अल्फा बीटा पॉजिटिव निगेटिव, अल्फा बीटा पॉजिटिव निगेटिव। तो देख लो, बता दो अल्फा कण क्या है? अल्फा कण धनात्मक आवेश है, ऐसे याद रखना। अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव, अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव, अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव, अल्फा बीटा पॉजिटिव निगेटिव, अल्फा बीटा पॉजिटिव निगेटिव। गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम के द्रव्यमान के बराबर या हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है।
और इसका जो द्रव्यमान होता है दोस्त मेरे, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। और गामा का उपयोग अगर कहिएगा तो कैंसर के उपचार में भी करते हैं। गामा का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। गामा का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। गामा का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। गामा का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। गामा का उपयोग कैंसर के उपचार में। अल्फा प्लस चार्ज है और ये हीलियम के बराबर या हाइड्रोजन के 4 गुने के बराबर। बीटा नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के 1837वें के बराबर। गामा पर कोई चार्ज नहीं है। कैंसर के उपचार में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जल्दी लीक। ये पूछा था कल जो करवाए थे उसमें था ये क्वेश्चन, और ई आपको आज पूछा है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा के बारे में पूछेगा क्वेश्चन। अगला लाइन देख लीजिए। रॉकेट है ये तो घिना के हम पढ़ा दिए थे। अब बताओ रॉकेट का उड़ना किससे संबंधित है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम से। रॉकेट का उड़ना के बारे में हम बताए थे। पहला आंसर इसका होगा संवेग संरक्षण। पहला आंसर होगा संवेग संरक्षण। ई नहीं रहेगा तो दूसरा आंसर होगा न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन के नियम से खूब क्वेश्चन पूछा है। न्यूटन के गति का कौन नियम? तीसरा नियम। जल्दी से लिख लो। संवेग संरक्षण पहला आंसर होगा, ये नहीं रहेगा तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम दूसरा आंसर हो जाएगा। यहां पर यही आंसर था, इसलिए रॉकेट का उड़ना न्यूटन के गति का तीसरा नियम। देखो न्यूटन ने जो नियम दिया था उसमें उन्होंने पहला नियम दिया। पहला नियम से बल की परिभाषा मिली। पहला नियम से बल की परिभाषा मिली। दूसरा नियम से बल का सूत्र मिला। दूसरा नियम से बल का सूत्र मिला। और तीसरा नियम से बल की प्रकृति का पता चला। खूब पूछा है क्वेश्चन आज सेकेंड लॉ से जो बल का सूत्र मिला, बल का सूत्र क्या होता है? एक होता है F बराबर ma, एक होता है संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन बटा समय। देख लो F बराबर ma, संवेग में परिवर्तन बटा समय। संवेग में परिवर्तन बटा समय। देख लो इतने क्वेश्चन पूछेगा। रॉकेट का उड़ना ही चला, हम बोले थे फिक्स क्वेश्चन है। तो नहीं विश्वास हो रहा है हमारी बात पे? चलो चला लोग तैयार हो जाओ। अगर सच में हम बोले हैं और ये क्वेश्चन तो आप सच में हम एकदम ईमानदारी से हम बोले थे कि पूछवे करेगा, और अगर तो हम पीछे बोले हैं एग्जाम से पहले 7 तारीख से पहले कि यही क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा पूछता है, तो एक बार हो जाए 9। और नहीं अगर बोला है, नहीं हम बोले हैं तो मत टाइप करना 9। एकदम सिंपल है। अगर हम बोले हैं और बोले भी थे कि यही पूछेगा, इस टॉपिक से यही पूछता है रॉकेट का उड़ना, तो एक बार जल्दी से 9 हो जाए चला। अगर नहीं, अगर हम बोले हैं तो नहीं टाइप करना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चला इतना कॉन्फिडेंस तो है ही है। यही अगर आया है तभी नोट टाइप करना, नहीं तो नहीं करना। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? तो एकदम फिक्स क्वेश्चन है। हम नहीं बोल रहे हैं, चला प्रीवियस ईयर का ओवरऑल जब आप करिएगा तब आपको पता चलेगा कि यही सब क्वेश्चन पूछबे करता है कंपटीशन में। पहला नियम बल की परिभाषा, दूसरा नियम बल का सूत्र, तीसरा नियम बल की प्रकृति, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, संवेग में परिवर्तन की दर। अब बल सबको पता है, बल की अगर बात करोगे तो बल सबको पता है सदिश राशि। बल सबको पता है सदिश राशि। और दोस्त मेरे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और इसका एसआई मात्रक जो है डाइन है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, सीजीएस मात्रक डाइन। हाँ, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और इसका सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन है। जल्दी लिख, एकदम चलाई फिक्स क्वेश्चन है, पूछवे करता है। अगर इसमें दोनों ऑप्शन में रहेगा संवेग न्यूटन के गति का तीसरा। अब देखो चला,
अगर तुमको पकड़ना हो ना, अगर मान लो ये क्वेश्चन ने पूछा, कुछ भी अलग पूछ दिया, तो पहला नियम का अगर एग्जाम्पल पकड़ना हो तो देख लेना, गति या विराम का विरोध, गति या विराम का विरोध, गति या विराम का विरोध, गति या विराम का विरोध जो है दोस्त मेरे, गति या विराम का विरोध, ये पहला नियम है। और अगर दूसरा नियम की बात करोगे, दूसरा नियम की बात करोगे, तो दूसरा नियम की अगर हम बात करोगे, गति या विराम का विरोध पहला नियम है। और दूसरा नियम की बात करोगे तो दूसरा नियम होता है, चला, चोट कम या ज्यादा लगना, चोट कम या अधिक लगना, चोट कम या अधिक लगना। तीसरा नियम होता है चोट का लगना, तीसरा नियम होता है, तीसरा नियम होता है दोस्त मेरे, चोट का लगना, तीसरा नियम होता है चोट का लगना। अब तोरा जो क्वेश्चन छूट रहा है, जो तोरा पूछवे करेगा, जड़त्व, अगर कोई वस्तु अस्थिर है अर्थात अवस्था परिवर्तन का विरोध, अवस्था परिवर्तन का जो विरोध होता है यही जड़त्व कहलाता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध जो है यह जड़त्व कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवस्था परिवर्तन का जो विरोध है ये जड़त्व कहलाता है। चला, रॉकेट का उड़ना पूछा है, न्यूटन का तीसरा नियम। अब जो पूछेगा वो ये पूछेगा, अवस्था परिवर्तन का विरोध, अवस्था परिवर्तन विरोध, अवस्था परिवर्तन का विरोध, ये कौन नियम है? अवस्था परिवर्तन का विरोध कहते हैं जड़त्व। अगर कोई वस्तु अस्थिर है, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, और यही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अब देख लो, पहला नियम गति या विराम का विरोध, पहला नियम। दूसरा नियम चोट कम या ज्यादा लगना। जैसे तोरा कह देगा कि एक महिला रस्सी खींच रही है, गिर गई, चोट लग गया, तो चोट लग गया, तो तीसरा नियम कहेगा मिट्टी पर कूदे और फर्श पर कूदे, किस पर चोट ज्यादा लगेगा, किस पर कम लगेगा? तो भैया मिट्टी पर चोट कम लगेगा, मिट्टी पर चोट कम लगेगा, फर्श पर चोट ज्यादा लगेगा, तो चोट कम या ज्यादा लगना ये दूसरा नियम है। कहेगा बंदूक से गोली चलाए, बंदूक पीछे हटा, चोट लग गया, तो चोट लग गया दोस्त मेरे, तो कौन नियम है? तीसरा नियम है। चोट कम ज्यादा लगेगा तो दूसरा नियम है। आज चोट के बात नहीं करेगा, गति या विराम का विरोध होगा तो पहला नियम हो जाएगा। गति या विराम का विरोध कह देगा तो कौन नियम हो जाएगा? पहला नियम हो जाएगा। आंसर अगला 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 अगला, जल्दी से लिख। जड़त्व, अवस्था परिवर्तन का विरोध, किस माध्यम में ध्वनि, कल लो पूछा था, देखो आज वो पूछा है, कल बता भी दिए थे किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेजी से गति करती है? इस्पात में। पॉप की आवाज कौन सी गैस निकलती है? पॉप मतलब सरसराहट की आवाज हाइड्रोजन से निकलती है। ये वो चला और क्वेश्चन जो पूछेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण या निष्प्रभावीकरण, निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण या निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया, ये कहते हैं जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है और ये दे देता है लवण प्लस जल। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है और लवण प्लस जल, सरसराहट की ध्वनि जो है वो हाइड्रोजन से होती है। उदासीनीकरण या निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण या निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है ना तो लवण और जल बनाता है। हो गया? क्या कहता है? उदासीनीकरण यानी निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। एगो लड़का कहता है, एगो लड़का कहता है, देखो नीचे करो नीचे करो, सर मेरा सिवान में था, मेरा सिवान में था कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है और जी का मान पूछा था 9.8, तब बतैले था अभी ये तो बताए हैं ध्वनि का चाल निर्वात में होता है 0 और जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुम ऑलरेडी जानता है। अब ये तुरंत बताए थे, देखो सिवान वाला कोई क्वेश्चन था, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चला पूछ रहा है। आइए बताओ क्या होगा आंसर। किसी स्प्रिंग में सबको पता है स्थितिज ऊर्जा होता है, हम बोले थे केवल स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल पूछेगा। स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या क्या पूछता है एकदम लिखाइल है, एकदम लिखाइल है। एगो चला स्प्रिंग में, एगो स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होता है, उसके बाद गुलेल में, एगो गुलेल में, एगो धनुष में, एगो धनुष में, एगो बांध में, इस सब में स्थितिज ऊर्जा होता है। इतने पूछता है। किसी स्प्रिंग को खींचने पर वो पुनः अपनी आकृति में किसके कारण आता है? प्रत्यास्थता के कारण, और प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी के कारण
प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण खींचोगे पुनः अपने शेप में आ जाएगा, तो इलास्टिक। प्रत्यास्थ, खींचोगे पुनः अपने शेप में नहीं आएगा तो भैया उसको प्लास्टिक कहते हैं। खींचोगे पुनः अपने शेप में आ जाएगा तो इलास्टिक, नहीं आएगा तो प्लास्टिक। तो कहते हैं किसी स्प्रिंग को खींचने पर वह पुनः अपनी आकृति में आ जाता है प्रत्यास्थता के कारण। और स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा, गुलेल में कौन सी ऊर्जा, धनुष में कौन सी ऊर्जा, बांध में कौन सी ऊर्जा, सब पढ़ाया हुआ है दोस्त मेरे, सब पढ़ाया हुआ। घड़ी में स्प्रिंग लगता है उसमें भी कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। घड़ी में स्प्रिंग लगता है उसमें भी कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। हो गया। अगला 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 कहते हैं खाना को पचाना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पता है तो चला उदर में एकमात्र एसिड होता है HCl। खाना को पचाने के लिए हम लोग कौन एसिड, HCl का उपयोग करते हैं। आइए बताओ, गुरुत्वाकर्षण बताए थे दोस्त मेरे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को G से नोट करते हैं। G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। देख लो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर, और इसको G से नोट करते हैं। इसका वैल्यू होता है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। आइए भी चला, नहीं पूछा पूछ देगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको पूछेगा ये ध्रुव है, ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है, यहां पर G का मान होता है महत्तम, G का मान होता है महत्तम। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब विषुवत रेखा पर G का मान होता है दोस्त मेरे न्यूनतम। आई जो केंद्रवा है, केंद्र पर G का मान होता है 0। केंद्र पर G का मान कितना होता है 0। अब देख लो बढ़िया से, बढ़िया देख लो। ई चला अभी तक अगर नहीं पूछा है तो अब पूछेगा। कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। अब तुम समझो चला 10 से 12 दिन मात्रे हम पढ़ाए हैं। अब तब अगर हम तो कहते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया तो हम ऊपर वाले को थैंक यू कहते हैं चला कि तुम्हारा गाली नहीं सुनना पड़ेगा। लेकिन दोस्त मेरे ये समझो कि तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर वे में पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। ये अगर सही मायने में पूछो तो हम इससे खुश नहीं हो रहे हैं कि हम तुरा पढ़ा दिया, क्वेश्चन आ गया तो हम बड़का तुर्रम खान है दोस्त मेरे। और ये तरीका भी सही नहीं है। तरीका ये सही है कि प्रॉपर वे में पढ़िए पूरा सिलेबस को 3 से 4 महीना टाइम देके, और तब आप एग्जाम हॉल में बैठिए जहां 100% क्वेश्चन तुक्का लगा के जो अभी हम कह रहे हैं कि ये बढ़ा दिया उसमें से आ गया क्वेश्चन, वो नहीं आएगा। पूरा का पूरा प्रश्न आएगा। जब आप समझो 12 दिन में इतना क्वेश्चन आ सकता है तो दोस्त मेरे आप सोच के देखो कि अगर 4 महीना पढ़िएगा तो सारा का सारा क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। और हम ये भी दावा नहीं करते कि सब का सब क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ से आ गया। 10 दिन 12 दिन पढ़ा के अगर हमारे से आ जाए तो हम भगवान हो जाएंगे चला। इसलिए दोस्त मेरे आप अगर कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी आप आगे भी करें तो कोशिश करें प्रॉपर वे में 4 से 5 महीने का एक प्रॉपर सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका काम हो। आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्वेश्चन था सर कौन नहीं जानता है जग में लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है, केंद्र पर G का मान 0 होता है, ध्रुव पर G का मान महत्तम होता है। आज G का मान 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या होता है, kg स्क्वायर होता है। अब देख लो दोस्त मेरे अगला, सोने की शुद्धता कैरेट में 24 कैरेट मतलब 100%, 24 कैरेट मतलब 100%। और बताओ तो 18 कैरेट होगा तो कितना परसेंट, 18 कैरेट होगा तो कितना परसेंट बताओ। जब 24 कैरेट बराबर 100%, सोने की शुद्धता को कैरेट में नहीं कहता, 24 कैरेट है सोने की शुद्धता 24 कैरेट। कहते हैं अगर 18 कैरेट होगा तो कितना परसेंट, बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। व्हाट इज द आंसर। 24 कैरेट बराबर 100%, 18 कैरेट बराबर कितना परसेंट, 75%, क्योंकि 6 चौका 24, 6 चौका कितना चला 24। अगला
लोहे पर जिंक का लेपन यसद लेपन कहते हैं। चलाए 1 मिनट। अगर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। हम बोले थे अगर तुमको लगता होगा सर कि नहीं आपने बोले थे गैल्वेनाइजेशन और वल्कनीकरण दुए को हम पढ़े हुए करते हैं, चला क्योंकि वही पूछता है। लोहे पर जिंक का लेप, लोहे पर जिंक का लेप ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे पर जिंक का लेप, लोहे पर जिंक का लेप गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन जफ्तीकरण कहलाता है। गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। लोहे पर जिंक का लेप जफ्तीकरण कहलाता है। और दुए को पूछवे करता है रबर में सल्फर को मिलाना वल्कनीकरण कहलाता है। अगर तोरा लगता है कि हम ये नहीं पढ़ाए थे, अगर तोरा लगता है कि नहीं पढ़ाते, देखो लाइव तोरा हम बात का प्रूफ दे देंगे। चलवा, अगर पढ़ाए थे तो जल्दी से एक बार 5 टाइप कर दो। हम बोले थे पूछता है, यही 2 फिक्स क्वेश्चन है जो पूछता है रबर में सल्फर मिलाना। जल्दी से एक बार 5 टाइप कर दो। अगर पूछा, हम पहले पढ़ाए हुए थे एग्जाम से पहले, तो अन्यथा नहीं टाइप करना। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। यही 2 फिक्स चला। हम सब क्लास में कहते हैं एग्जाम के टाइम में भैया ये 2 पढ़ लो, ये 2 पूछवे करेगा, क्योंकि भैया ये फिक्स है। लोहे पर जिंक का लेपन क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। अब तुम सब जो चला, हम कितना रिस्क लेते हैं, कहते हैं 5 टाइप करो, नहीं टाइप करेगा, नहीं पढ़े ले रहेंगे तब की होगा, फिर भी रिस्क ले लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हम पढ़ाए हुए हैं दोस्त मेरे। लोहे पर जिंक का लेपन गैल्वेनाइजेशन, और लोहे पर रबर में सल्फर मिलाना वल्कनीकरण, यही 2 पूछता है। पादप में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन सबको पता है, और प्रकाश संवेदी हार्मोन भी यही पढ़ाए थे। याद करो, तोरा पढ़ाए थे प्रकाश संवेदी हार्मोन। प्रकाश संवेदी हार्मोन जो है वो भी ऑक्सीन है। प्रकाश संवेदी हार्मोन क्या है दोस्त मेरे? ऑक्सीन है। प्रकाश संवेदी हार्मोन देख लो, अभी तक 5 टाइप हो रहा है। प्रकाश संवेदी हार्मोन कौन है? ऑक्सीन है। पादप में वृद्धि हार्मोन कौन है? ऑक्सीन। सूरजमुखी के लिए, सूरजमुखी जो प्रकाश के साथ घूमता है उसमें क्या, तो बोले ऑक्सीन। सूरजमुखी जो है प्रकाश के साथ जो घूमता है, इसे ऐसे ऐसे सूर्य का प्रकाश जैसे ऐसे घूमता है, वो क्या है? ऑक्सीन है। क्या है दोस्त मेरे? ऑक्सीन है। अगला सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। ये देखो, ये तो कोई बना देगा। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, क्या बनाएगा? इस सबको पता है। NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर, वियोजित होने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। NaOH प्लस जल बनाएगा, H2 बनाएगा। NaOH प्लस क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। NaCl के बारे में पूछेगा। NaCl का pH मान होता है 7। ये उदासीन लवण होता है, ये उदासीन लवण होता है। इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। ये सबसे ज्यादा पूछता है। क्वथनांक एंड गलनांक, क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। NaOH को हम लोग दाहक सोडा कहते हैं। ये दोस्त मेरे, हम ही नहीं कहते कि हम 10 दिन पढ़ा के सब क्वेश्चन लड़ा दिए। तो पढ़ने का ही तरीका भी नहीं है। पढ़ने का सही तरीका है प्रॉपर वे में। हमसे पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन प्रॉपर वे में कोर्स को या सेल्फ स्टडी कीजिए। प्रॉपर वे में कोर्स को कंप्लीट करना होगा। और अगर जरा सा भी आपको लगता है रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाएगा इस बार, तो आप जस्ट अगला एग्जाम के लिए तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है चला कि आप 10 दिन 12 दिन 15 दिन पढ़ के भी रिजल्ट नहीं लिया जा सकता है। हाँ, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड हम आपको थोड़ा सुविधा पहुंचा सकते हैं। अगर कोई कह दे कि 10 दिन पढ़ा के तो हम बिहार पुलिस अब बना देंगे जहां अनेकों सेट हो रहा है, तो वो गलत है। चाहे हम बोल रहे हैं तो हम गलत। आपको जो टीचर अच्छे लगते हैं उनसे पढ़िए। जल्दी बताओ। क्वथनांक और गलनांक कुछ होता है, इसको दाहक सोडा कहते हैं। NaCl का pH मान 7। इसको उदासीन लवण के नाम से भी जानते हैं। इसको उदासीन लवण के नाम से भी जानते हैं। कल फिर मिलेंगे हम लोग 6:15 से 20 मिनट के बीच में। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। और अब आएंगे वही